हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु लॉ। तो आज हम आ गए हैं फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रैपिड रिवीजन पार्ट 4 के साथ। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है और फ्री कंसेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाके देख लीजिए। उसका एक टॉपिक, फ्री कंसेंट का एक टॉपिक मिस्टेक रह गया था। आज मैं उसको लेकर आई हूँ कि भूल, अगर कोई व्यक्ति भूल करता है, भूल से कोई कंसेंट देता है तो वो वॉइडेबल कैसे होगा। तो भूल क्या होती है, जैसे कि मैं पीछे आप देख रहे हो 4, इसको भूल को मैं आपको 2 टाइप से समझाऊंगी। एक तो बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो बेयर एक्ट में दिया गया है। बेयर एक्ट अगर आप लोग जानते हो, एलएलबी फर्स्ट एंड बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे, बेयर एक्ट ये होता है जिसमें ना सिर्फ लॉ दिया रहता है, सेक्शंस दिए रहते हैं ना, और ना तो इसमें केस लॉज दिया रहता है, ना तो एलोबरेट किया जाता है, कुछ नहीं। सिर्फ आपका पर्टिकुलर जो सेक्शंस है उसका जो उसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं सिर्फ वो दिया जाता है, और बुक में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो आप प्रेफर कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप बुक ही प्रेफर करो, क्योंकि आप न्यू हैं और न्यू बच्चों के लिए लॉ समझने के लिए बुक सबसे अच्छा है। ठीक है, तो चलिए हम मिस्टेक को समझते हैं। मैं दोनों टाइप से आपके मिस्टेक को समझाऊंगी। चलिए, तो देखिए एक चार्ट बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक का प्रभाव क्या है। सेक्शन 20, 21 और 22 में मिस्टेक, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक को कवर करता है। ठीक है, तो देखिए 2 टाइप की मिस्टेक होती है हमारे इंडियन लॉ में। एक तो होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, तथ्य की भूल और विधि की भूल। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तथ्य की भूल, इसमें अगर तथ्य की भूल दोनों पक्षकार और एक पक्षकार करते हैं। पहले आप समझिए तथ्य है क्या, फैक्ट। मान लीजिए मैंने आपको एक पेन बेचने के लिए प्रपोजल दिया, ठीक है, प्रस्ताव दिया, आपने एग्री एक्सेप्टेंस कर लिया और हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो पेन बेचना एक तथ्य है। अगर उस पेन की मैंने ये पेन बेचा, ब्लू पेन बेचा और रेड पेन की डिलीवरी हो गई, तो ये फैक्ट है। फैक्ट के बारे में आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, आप भूल में हो। अब विधि क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वही व्यक्ति संविदा कर सकता है जो मेजर है, ठीक है, जो 18 वर्ष से ऊपर है। ये विधि की भूल है। आप जब 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं तभी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपा के 17 या 16 वर्ष में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ है। ठीक है, ये हमारे यहाँ क्षम्य है, माफी योग्य है कि नहीं है, इसको हम आगे समझेंगे। ठीक, तो आप समझ गए फैक्ट और लॉ दोनों में क्या अंतर है। फैक्ट जो सब्जेक्ट मैटर होता है कुछ भी, और लॉ जो हमारे इंडिया में चल रहा है वो उसको लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो लॉ की भूल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट तथ्य की भूल और मिस्टेक ऑफ लॉ विधि की भूल। ठीक है, तो चलिए, अगर व्यक्ति तथ्य की भूल में है, ठीक है, और दोनों पार्टी, सेक्शन 20 में बताया गया है दोनों पार्टीज, अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वॉइड। चलिए समझते कैसे। मैंने आपको पेन बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, या पेन बेचने के लिए आपने और मैंने कुछ सामान, गुड्स मंगवाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो जो गुड्स है वो जहाज से आ रहा है, ठीक। अब रातों रात जहाज डूब गया, ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, दोनों पार्टीज भूल में है। ठीक है, दोनों पार्टी फैक्ट की भूल में है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वॉइड, शून्य। समझ में आया आपने। जहां दोनों पार्टीज को फैक्ट की भूल के बारे में जानकारी ही नहीं है। रातों रात इंसान, अगर मैंने बी से शादी करने के लिए कोई प्रपोजल दिया और रातों रात बी खत्म हो गई या बी मर गई, ना मैं उस फैक्ट की जानकारी मेरे पास है ना आपके पास है, तो ये होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहाँ दोनों व्यक्तियों को जानकारी ना हो, तो इसका रिजल्ट होता है वॉइड। अब जहां एक पक्षकार, सिर्फ एक पक्षकार भूल में हो तो वो होता है नॉट वॉइडेबल, शून्य करणीय नहीं। ठीक है, तो जहां दोनों पार्टीज तथ्य की भूल में हो तो वो वॉइड होगा, और जहां एक पक्षकार तथ्य की भूल में हो तो वहां पर नॉट वॉइडेबल होगा। ठीक है, जहां मैंने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मैंने किसी से शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और सामने वाले इंसान को पता है कि वो पागल है कि उसने मुझसे तथ्य को छुपाया, तो ये नॉट वॉइडेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन मिस्टेक ऑफ लॉ। देखिए 2 टाइप के लॉ होते हैं, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ, भारतीय विधि और विदेशी विधि। ठीक है, विदेशी विधि की अगर भूल है, अगर व्यक्ति, मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस हैं जो कोई व्यक्ति बाहर से आया है फॉरेन से और यहाँ पर कोई क्राइम किया है, तो उसकी जो वो ट्रायल होगी या जो भी उसके बारे में होना, वहां की विधि के बारे में तो हमको कुछ नहीं पता, यही एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए जो फॉरेन लॉ की अगर आप भूल रखते हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का इफेक्ट था। ठीक है, बट इंडियन लॉ क्षम्य नहीं है। इंडियन लॉ की
अगर आप इंडिया में रहते हो, ये आपकी ड्यूटी है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ इंडिया के लॉ के बारे में पता होना चाहिए। आप इसका बचाव नहीं ले सकते कि मुझे पता ही नहीं था कि 18 साल एज है कॉन्ट्रैक्ट करने की, या कोई व्यक्ति मर गया है तो वो शून्य कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट है। ये कोई वो एक्सक्यूज नहीं है कि आप कोर्ट इसको माफ कर दे, तो ये क्षम्य नहीं होता। अगर इंडियन लॉ को लेके आप कोई मिस्टेक में हो तो उसको माफी योग्य नहीं माना जाएगा। तो आप इस चार्ट को बना लीजिए, इस चार्ट से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन चलती है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में सीधे ये मैगजीन लिख के आ जाता है कि इसको समझाइए, तो आपको यही समझाना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या समझाएंगे, आपको मिस्टेक ही समझाना है कि किस तरीके से मिस्टेक, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। आप ये चार्ट बना सकते हो, मैं 1 मिनट का वक्त दे रही हूँ, आप पॉज कर लेना। आप चार्ट बना लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं बुक में कैसे दिया गया है। बुक में थोड़े अलग टाइप का दिया गया, दिया यही है पर जो बुक में दिया गया है हम बुक से समझते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे से आपको मिस्टेक समझ आ जाएगा और ये टॉपिक बहुत टफ नहीं है। वॉइडेबल एग्रीमेंट जो होते हैं फ्री कंसेंट के अंदर, उसमें ये टॉपिक क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। बुक में अगर आप देख रहे हो एसके कपूर में, तो चैप्टर 7 में मिस्टेक का चैप्टर दिया गया है। उसमें फ्रॉड के बाद और मिसरिप्रेजेंटेशन के बाद आपको लास्ट में दिया गया है भूल, ठीक है। अब बुक में कैसे है मिस्टेक, अब आप क्लासिफिकेशन करोगे, भूल का वर्गीकरण। मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाइएगा अगर आपको लिखना। भूल का वर्गीकरण, ये इसमें 3 टाइप की भूल है। पहला है सामान्य भूल, कॉमन मिस्टेक। 2 मिनट रुक जाइए, कॉमन मिस्टेक, ठीक है। कॉमन मिस्टेक, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सेकेंड है म्यूचुअल मिस्टेक, पारस्परिक भूल। इसको बोलते हैं म्यूचुअल मिस्टेक। और नेक्स्ट है एकाकी भूल, यूनिलैटरल भूल मिस्टेक। देखिए, कॉमन मिस्टेक जहां पर दोनों पार्टीज को इंटेंशन और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता हो, दोनों पार्टीज सब्जेक्ट मैटर के बारे में भूल में हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि आपने गुड्स को बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और वो जो गुड्स है वो शिप से आ रहा था, कुछ आ रहा था, माल बाहर से आ रहा था और वो रातों रात वो जहाज डूब गया, ठीक है। आपका पूरा जो सब्जेक्ट मैटर है वही खत्म हो गया, तो दोनों पार्टीज को नहीं पता। ऐसा जो मिस्टेक है वो कॉमन मिस्टेक के अंदर आता है, जहां दोनों पार्टीज को भूल में है, ठीक है। एक होता है, नेक्स्ट होता है पारस्परिक भूल, म्यूचुअल मिस्टेक में ये होता है कि उद्देश्य की भूल में है, आप ऑब्जेक्ट की भूल में हो, जहां एक पक्षकार दूसरे को गलत समझते हैं। मान लीजिए अपन कार लेने के लिए गए या बाइक लेने के लिए गए, बाइक हमने प्लेजर के लिए हमने डिलीवरी डाली थी कि प्लेजर हमको चाहिए, और डिलीवरी हो गई है आपकी वीगो की, ठीक है। तो जहां एक पार्टी सब्जेक्ट मैटर में भूल में है, तो वहां पर एक पार्टी जो सब्जेक्ट मैटर की भूल में, उसको बोलते हैं पारस्परिक भूल। एक होता है यूनिलैटरल भूल, इसमें केवल एक पक्षकार दूसरा पक्षकार उसकी भूल को जानता है, ठीक है। तो 3 टाइप की भूल है, ये तीनों टाइप की क्लासिफिकेशन है। ओके, तो अभी इसके पहले हमने 3 प्रकार की भूल समझी, पारस्परिक भूल, समान भूल और एकाकी भूल। अब इसके आगे का एक ये टॉपिक है फिर से इसी के अंदर की सम्मति के अभाव के द्वारा भी भूल होती है। उसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है व्यक्ति की पहचान से संबंधित भूल, आइडेंटिटी, जहां पर भूल में होती है, जैसे कि ए ने बी को गुड्स बेचा, ए ने बी को गुड्स बेचने का एग्रीमेंट किया और बी
और सी बी बनकर आया, ठीक है। ए ने बी को माल बेचने का एग्रीमेंट किया और सी बी बनकर आया, तो यहाँ पर आइडेंटिटी की भूल थी, ठीक। सेकेंड है विषय वस्तु की पहचान संबंधी भूल, सब्जेक्ट मैटर ही आप भूल में हो दोनों। जैसे कि ए है, ए जो व्यक्ति है वो, जैसे मैं जबलपुर में रहती हूँ, तो अगर जबलपुर में रहने वाले व्यक्ति जानते होंगे, एक है होम साइंस रोड वाला मदन महल और एक है दशमेश द्वार वाला मदन महल। ए बी से कहता है कि मैं अपना मकान तुमको बेचना चाहता हूँ, जो कि है मदन महल में। अब वो कंफ्यूज है, वो समझा कि इस साइड वाला होम साइंस रोड वाला मदन महल की बात कर रहा है कि दशमेश द्वार वाला मदन महल की घर की बात कर रहा है। तो जहां पर सब्जेक्ट मैटर के बारे में आप भूलो तो आप सेकंड आ जाता है सब्जेक्ट मैटर संबंधी भूल, ठीक है। और नेक्स्ट है स्वयं व्यवहार की प्रकृति संबंधी भूल, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आपका भूल है, वॉइड होगा ट्रांजैक्शन का भूल। जैसे कि ए गिफ्ट डीड, डीड क्या होता है, जब हम लॉ में कुछ वो बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसको डीड बोलते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति गिफ्ट डीड को सेल डीड समझ के साइन करता है या वकालतनामा समझ के साइन करता है, तो जहां आप ट्रांजैक्शन संबंधी भूल में रहते हो तो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो 3 टाइप की भूल इसका बताया गया है, सम्मति के अभाव में 3 टाइप की भूल होती है। इसके बाद एक और टॉपिक बनता है जो मैंने अभी इसके पहले जो चार्ट बनाया था ना, उसके लिए बुक में एक हेडिंग दी गई है जो है अज्ञानता या किसी मामले की मिथ्या धारण से भूल, ठीक है। मिस्टेक बाय इग्नोरेंस ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ सम मैटर, उसमें सेक्शन 20, 21 और 22 को आपको बताना है। इसमें यही बताया गया है। आप चाहो तो हेडिंग लिख लो, मैं हेडिंग बता देती हूँ, बाकी अगर आप वो चार्ट भी बना लोगे तो उस चार्ट से भी काफी क्लियर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है तथ्य करार के लिए आवश्यक होना चाहिए। जब आप डालोगे अज्ञानता या किसी मामले की मिथ्या धारण से झूठ, तो उसमें पहली हेडिंग आप डालोगे कि तथ्य करार के लिए आवश्यक होना चाहिए, जरूरी है। फैक्ट मैटर होना चाहिए, फैक्ट मस्ट बी एसेंशियल होता है। सेकेंड है कि ऐसी भूल विधि की नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने पहले ही समझा था कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, हमने मैक्सिम भी देखी थी। और थर्ड है दोनों पक्षकार की भूल होनी चाहिए। जो मैंने पहले चार्ट बनाया था उस चार्ट को अगर आप यहाँ कंसीडर कर दोगे तो आपका मिस्टेक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिस्टेक जो हमारा एक बॉइडर फ्री कंसेंट का लास्ट टॉपिक था मिस्टेक, उसको हमने कवर किया। अब हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, संविदा कल्प बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कवर करते हैं। चैप्टर 12 में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। इसको कई नाम से जानते हैं, आप लिख लीजिए, इसके पेपर में कई नाम से आ जाता है। पहला होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं आभासी संविदा भी बोलते हैं, गर्भित संविदा भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी वाले लिख लो आप। नेक्स्ट बोलते हैं संविदा कल्प भी बोलते हैं और विवक्षित संविदा भी बोलते हैं। इसके इतने नाम हैं। विवक्षित संविदा इंग्लिश में भी बोलते हैं इम्प्लाइड, एक तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इतने नामों से इस टॉपिक को जाना जाता है। तो एग्जाम में अगर कोई भी टॉपिक आ जाता है तो उस टॉपिक को आपको घबराना नहीं है सॉरी थोड़ा मेरे तबीयत नहीं, उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से ही ये इतने सारे नाम है जाने जाते हैं। क्या होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, हम समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, पक्षकारों के बीच प्रत्यक्ष रूप से ना होके अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लॉफुल होकर, ठीक है। कभी कभी आप खुद नहीं चाहते पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है आपके बीच में जिसके लिए आपको पे करना होता है या आपको लाइबिलिटी दी जाती है, लाइबिलिटी परफॉर्म की जाती है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, संविदा कल्प, ठीक है। अब संविदा कल्प जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। मैं आपको सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक ये डील करता है चैप्टर, और इसमें 5 प्रकार के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको चार्ट बनाती हूँ, आप जरूर चार्ट बना लीजिए। आप डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, 5 टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझते, सेक्शन 68 से 72 में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है और चैप्टर 12
बुक में चैप्टर 12 में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है। पहला होता है आवश्यक वस्तु। मैं आपको की पॉइंट समझा रही हूँ। की पॉइंट है, इसकी हेडिंग पूरी अलग बहुत बड़ी है, मतलब बड़ी है। की पॉइंट समझा रही हूँ, आप की पॉइंट से याद रख सकते हो। नेसेसरी, नेसेसरी सप्लाई, नेसेसरी सप्लाई, ठीक है, सेक्शन नंबर 68। सेकेंड आता है इंटरेस्टेड, हितवद व्यक्ति, हितवद व्यक्ति, इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ, या आप 1.25 में कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अनुग्राहिक, अनुग्राहिक कार्य, ग्रेटिट्यूड एक्ट, नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट, नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट। नेक्स्ट आता है, ये आता है 70 में, सेक्शन 70। नेक्स्ट आता है पर्सन पेइंग मनी, आप लिख लो इंग्लिश वाले, पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शोध धन, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शोध धन या बाध्य ऐसा धन, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख लीजिए पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। और लास्ट आता है भूल से या प्रपीड़न से, भूल से या प्रपीड़न से। ये रैपिड रिवीजन वाला सेशन है, इसलिए मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मुझे काफी कवर करने पड़ते हैं टॉपिक। इसमें आप लग सकते हो मिस्टेक और कॉर्जियन, ठीक है। ये 70, ये 71, ये 72 सेक्शन बना लीजिए आप चार्ट। पहला है आवश्यक वस्तु, 5 प्रकार की क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला है आवश्यक वस्तु, वस्तु नेसेसरी सप्लाइड, सेक्शन 68। सेकेंड है इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69। अनुग्राहिक का, नॉन ग्रेटिट्यूड पर्सन, नॉट ग्रेटिट्यूड एक्ट 70। किसी अन्य व्यक्ति शोध धन 71, या भूल से या प्रपीड़न से 72। इसको हम 1 by 1 समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक हम समझते हैं आवश्यक वस्तु, नेसेसरी सप्लाई। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति को कुछ सप्लाई कर देते हो, कुछ दे देते हो। मान लीजिए कोई अवयस्क व्यक्ति है, माइनर व्यक्ति है, या आपके घर में ही कोई ऐसा पर्सन है जिसको कुछ नेसेसरी चीजों की जरूरत है, जैसे वस्तु, आवश्यक वस्तु, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। इनको हम आवश्यक वस्तु मानते हैं जो दैनिक क्रियाओं के लिए जरूरी होता है, ठीक है। और आप उसकी भरपाई कर देते हो, गुड फेथ में आप भरपाई कर देते हो, ठीक है। तो क्या मतलब कभी ऐसा अगर कोई आप किसी का सहायता कर देते हो तो लॉ बोलता है कि आप उसके लिए, आप उसकी प्रॉपर्टी से कुछ फायदा उठा सकते हो। किससे? प्रॉपर्टी से। इसमें ये डील रखना, प्रॉपर्टी, जहां पर पर्सनली वो पर्सन लाइबल नहीं होता है। मान लीजिए ए ने बी को, एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ए ने बी को, जो कि माइनर है, ठीक है, कुछ जो कि माइनर है, वो असमर्थ है अपनी क्रियाओं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है। उसने उसको कुछ वस्तुएं प्रदान की, तो क्या आप ए को कुछ मिल नहीं सकता? ए को मिल सकता है। ए को बी की प्रॉपर्टी से, संपत्ति से कुछ फायदा प्राप्त करने का अधिकार होता है। पर जो ऐसा आप वस्तु प्रदान कर रहे हो ना, ये बहुत बेसिक चीज होनी चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है जो फैंसी कोड के नाम से जाना जाता है, नेस वर्सेस इनमैन का केस। आप लिख लो नेस वर्सेस इनमैन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जैसे कि हमने बोला आवश्यक वस्तु एक बहुत नॉर्मल स्टेज की वस्तुएं होती है, ये कोई फैंसी चीजें नहीं होती। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति को बी व्यक्ति को कपड़ों की जरूरत थी और उसने एक रेमंड के शोरूम से या किसी बड़े शोरूम से जाके उसको कोट वगैरह या बहुत ब्रांडेड कपड़े उसको दिए और फिर उसकी प्रॉपर्टी से वो मांगने की कोशिश की।
तो कोर्ट ने बोला कि आपको ऐसी जो वो लाइबिलिटीज है, जो ऐसे फायदा है, वो आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आवश्यक वस्तु के अंतर्गत फैंसी चीजें नहीं आती है। तो फैंसी कोर्ट के नाम से ये केस जाना जाता है, आप पढ़ सकते हो। तो आवश्यक वस्तु की जो इसकी हेडलाइन है, इसमें यह है, संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को प्रदान की गई आवश्यकताएं, नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। जहां पर असमर्थ है व्यक्ति कोई संविदा करने में या कोई चीज प्रदान करने में या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, और आपने उसकी हेल्प कर दी, तो आप उसकी प्रॉपर्टी से फायदा प्राप्त कर सकते हो। पर ऐसा फायदा, ऐसी चीजें नेसेसरी आवश्यक होनी चाहिए, जो नॉर्मल हो, फैंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड आता है इंटरेस्टेड पर्सन, हितवत व्यक्ति। ठीक है। हितवत व्यक्ति क्या, जैसे कि बहुत व्यक्ति अगर रेंट पे रहते हैं, इसमें एक एग्जांपल है, मान लीजिए मैं किराएदार हूं और मेरे मकान मालिक है। ठीक है। मकान मालिक घर में नहीं है और बिजली का बिल ड्यू है, पूरी बिजली चली गई, पर मेरा जो किराया है वो इंक्लूड है, किराया में मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड है। ठीक है। पर बिल लाइट चली गई, तो अब उस टाइम तो मैं रह रही हूँ, भले अभी मकान मालिक बाहर हो, तो मैं जाके वो पे कराती हूँ, मैं जाके बिल पे कराती हूँ। तो अब मेरी लाइबिलिटी बनती है ना, कि मैं वो जो बिल पे किया है उसका पैसा मैं मकान मालिक से ले लूं। यहाँ हम दोनों के बीच में कोई जाके कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था कि मैं ये और आपसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि आपके पैसे यहाँ चुकाएंगे, आपके बिल, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, मतलब आप लोगों ने बैठ के किया नहीं। पर ये लीगली संविदा कल्प के अंदर आ जाता है कि जहां आप लीगली बाउंड हो जाते हो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो आप ऐसे इंटरेस्टेड पर्सन हो और आपने किसी व्यक्ति को कुछ कर दिया जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो उससे आप रिवॉर्ड पा सकते हो, आप उससे ले सकते हो। तीसरा होता है अनुग्राहिक कार्य। देखिए 2 टाइप के काम आते हैं, आप लिख लीजिए, ग्रेटिट्यूड और नॉन ग्रेटिट्यूड। अनुग्राहिकता, इसको मैं मिटा देती हूँ, अनुग्राहिकता और अनुग्राहिकता, नॉन ग्रेटिट्यूड, जिसका दोनों का अर्थ है फ्री में काम, और जिसका माइंडसेट फ्री में काम करने का है या फ्री में काम करने का नहीं है। ठीक है। एक होता है ग्रेटिट्यूडस अनुग्राहिकता। ठीक है। और एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूडस अनुग्राहिकता। ये थोड़ा लीगल वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें होता है निःशुल्क, इसका अर्थ होता है निःशुल्क, बिना बदले के। ठीक है। मतलब आपको कुछ पैसे नहीं चाहिए। और इसका होता है पारिश्रमिक वाला, मतलब आपको पैसा चाहिए, फ्री नहीं होता, फ्री नहीं है, मुफ्त में नहीं, कोई पेमेंट चाहिए। ठीक है। तो सेक्शन नंबर 670 यही बोलता है, जहां किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य कर दिया है, जिसका आशय, जिसका इंटेंशन फ्री काम करने का नहीं था। ठीक है। जिसका इंटेंशन फ्री काम करने का नहीं था और उसने कोई व्यक्ति ने कोई काम कर दिया है, तो वो बोलता है अनुग्राहिक कार्य, आपको उसके लिए रिवॉर्ड देना पड़ेगा, आपको उसके लिए कोई सामान देना पड़ेगा। मान लीजिए ए बी के घर में कोई सामान भूल आया। ठीक है। ए ने कुछ सामान खरीदा और वो रास्ते में बी के घर में रुका और बी के घर में वो सामान भूल आया। ठीक है। अब भूलने के बाद वो चला गया और बी ने उस सामान को यूज कर लिया। ठीक। ए ने कुछ सामान खरीदा मार्केट से और वो रास्ते से जा रहा था, वो बी का घर मिला, बी के घर में रुका और बी के घर में वो सामान भूल आया और बी ने उस सामान को यूज कर लिया। आने के बाद थोड़ी देर बाद वो बी के घर में गया और देखा कि सामान यूज हो गया। तो यहाँ बी का क्या दायित्व बनता है? बी का दायित्व बनता है जो उस सामान का आपने यूज किया है उसका पैसा आप ए को रिटर्न करो। क्यों? क्योंकि इसका काम जो एक्ट था वो निःशुल्क एक्ट नहीं था, वो नहीं चाहता था कि आप उस सामान को यूज करें। जैसे अपन किसी के घर में जाते हैं तो अपन मिठाई देते हैं, यहाँ आपका इंटेंशन रहता है कि आप फ्री में उसको रिवॉर्ड दे रहे हो। ठीक है। ये नहीं रहता कि आप वापस उसको पैसा दो, हम मिठाई में दिवाली में आए हैं तो देने के लिए, सोन पापड़ी, हल्दीराम,
कि देने के लिए आए हैं तो आप उसका पैसा रिटर्न करो, नहीं। जहां आपका विधि निःशुल्क काम करने का आशय है वहां आपको पैसे का कोई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, पर जहां आपका कोई निःशुल्क आशय नहीं हो वहां ऐसा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, दैनिक क्रियाओं में हम ऐसी बहुत सी चीजें यूज करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है पर हम इतना फोकस नहीं करते हैं। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शोध। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शोध, आप बोल सकते हो किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। सेक्शन 17(1), अगर किसी व्यक्ति को वस्तु प्राप्त हो जाए, अगर कोई व्यक्ति के पास कोई वस्तु मिल जाती है, कहीं गिर जाती है और उसको मिलती है या कुछ है, तो उसको एज अ बेली काम करना पड़ेगा। आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 2 पढ़ोगे ना, तो वहां गिरवी बेलमेंट वगैरह आप पढ़ोगे, वहां पर एक वर्ड यूज होता है बेली, गिरवी, उपनिधाता। ठीक है, तो उसका काम होता है कि अगर आपको कोई वस्तु मिली है तो आप उसकी देखभाल करो, उसका कर्तव्य रहता है, और वहां पर आपका ऐसे इनडायरेक्टली एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये सेक्शन उसी से डील करता है। और लास्ट आता है भूल से या प्रपीड़न से, मिस्टेक ऑफ एक्ट। याद है आपको, कभी कभी होता है कि आपके फोन में रिचार्ज हो जाता है, ठीक है, और या फिर कभी धोखे से पैसे आ जाते हैं, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है। अगर आपके फोन में धोखे से रिचार्ज हो जाता है या किसी के पैसे आ जाते हैं, तो आप लाइबल होते हो उसको रिटर्न करने के लिए, भले ही आपके दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हो, पर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का विधि द्वारा इम्प्लाइड एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसी को बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आप उसको रिटर्न करने के लाइबल हो, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 प्रकार के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक मैं पर्टिकुलर सारे टॉपिक की अलग से क्लास बना दूंगी, इतनी स्पीड में तो इसको इतने बड़े चैप्टर्स खुद नहीं समझा सकते, पर आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। आप बुक को डायरेक्ट उठा के इसको पढ़ोगे तो ये चीज इजीली हो जाएगी। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक के लिए ही वीडियो चाहिए है तो आप मुझे बताना, फिर मैं उसमें एसेंशियल एलिमेंट, केस लॉस क्या था क्या नहीं, मैं समझाऊंगी। और जाके एक बार आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिए। और भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के भी उसमें वीडियोस है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।